हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सीरम मलूसरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एनएबीएफआईडी के बारे में, जो कि एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एनएबीएफआईडी एक नई नई रिक्रूटमेंट लेकर आया जिसमें अलग अलग पोस्ट पे टोटल 56 वैकेंसीज है। बट आपका मेरा डिस्कशन लिमिटेड रहने वाला है सिर्फ एक प्रोफाइल के ऊपर, जो कि है लेंडिंग ऑपरेशन की प्रोफाइल, जिसमें टोटल 15 वैकेंसीज है। सर, आप सिर्फ लेंडिंग ऑपरेशन की प्रोफाइल के लिए ही क्यों प्रिपेयर करा रहे हो? जी, मैं खुद लेंडिंग ऑपरेशन की प्रोफाइल पे अलग अलग इंडियन बैंक के लिए काम कर चुका हूँ, और साथ ही साथ अभी तक एनएबीएफआईडी ने एग्जामिनेशन का सिलेबस को डिक्लेयर नहीं किया। किसी भी पोस्ट के ऊपर जो एग्जामिनेशन लेने वाला है उसका सिलेबस डिक्लेयर नहीं करा। एक तरह का बोला गया कि जो प्रोफेशनल सिलेबस है वो आप खुद डिटरमाइन कर लो, आपकी पोस्ट के हिसाब से, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से। स्पेशलिस्ट प्रोफाइल है ना, तो उसके हिसाब से सिलेबस खुद आप डिटरमाइन कर लो। जी, अगर बात करें जो आपका एग्जामिनेशन लेने वाली बॉडी, वो है आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो आईबीपीएस ने स्पेसिफिकली लेंडिंग ऑपरेशन की प्रोफाइल पे कोई एग्जामिनेशन लिया, बट इसकी रिलेटेड प्रोफाइल पे एग्जामिनेशन लिया, वो भी ढेर सारे। क्रेडिट ऑफिसर, क्रेडिट एनालिस्ट, अलग अलग बैंक के बड़े सारे एग्जामिनेशन हो चुके हैं। तो उसी के बेसिस पे मैंने आपका सिलेबस डिजाइन करा। बड़े सारे एग्जामिनेशन के मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करा है, इसलिए ये कॉल ली गई कि सिर्फ लेंडिंग ऑपरेशन की प्रोफाइल के लिए आपको प्रिपेयर करा जाए, क्योंकि टाइम भी कम है और अलग प्रोफाइल में जाने का अभी स्कोप नहीं है। ठीक है ना, मेरे लिए। आपके लिए तो है, अगर आपने पढ़ रखा तो आप उसमें जाके प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। मैं आपकी हेल्प लेंडिंग ऑपरेशन की प्रोफाइल के लिए करूंगा। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आप कौन सी प्रोफाइल में एग्जामिनेशन दे रहे हैं। आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, एनएबीएफआईडी क्या है। क्या जरूरत थी एनएबीएफआईडी को बनाने की? क्या जरूरत थी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बनाने की? जी, अगर आपको कोर्सेज को रेफर करना है तो आप मेरी एप्लीकेशन पे जाके कोर्स को रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। अभी कुछ लॉन्च का ऑफर चल रहा है तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है ना, लॉन्च का कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा है। चलो, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, एनएबीएफआईडी क्या है? जी, इस बात को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, क्या जरूरत है फाइनेंशियल सिस्टम की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। अगर बात करें एक फाइनेंशियल सिस्टम की, तो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आप अलग अलग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो। जी, अगर आपको पैसे को डिपॉजिट करना तो एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। आपको पैसे को लोन पे दिलवाना है तो एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। आपको इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो वो एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको फैसिलिटेट करते हैं ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने के लिए एक फाइनेंशियल मार्केट में। ठीक है ना, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो समझ में आया था ना। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो बैंक्स हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट एंटिटीज होगी, इंश्योरेंस वाली एंटिटी होगी, पेंशन फंड हो गए। इसमें इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हर एक इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बट अगर मैं मेन स्तंभ बोलूं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तो वो है बैंकिंग। बैंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता है ना, हमारी गवर्नमेंट कितना स्ट्रेस देती है कि सबका बैंक अकाउंट होना चाहिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना चलाई गई कि सारे के सारे अकाउंट खोले अपना। अगर सबके पास बैंक होगा, फैसिलिटी होगी बैंकिंग की, तो आगे जाके जो अलग टाइप के फाइनेंशियल सर्विसेज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको हेल्प मिलेगा। अगर बैंक होगा तो इजी रहेगा ना इन्वेस्टमेंट करना। बैंक होगा तो पेंशन फंड में पैसा डालना आसान रहेगा, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट लेना आसान रहेगा। तो सबसे पहला काम एक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर होता है कि सबके बैंक के अकाउंट खोले जाए। तो इसीलिए बैंकिंग का सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। ठीक है ना। चलो जी, सर हमने पढ़ लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलग अलग टाइप के होते हैं। ऐसे अगर फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो उसमें आपके पास स्कोप होता है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करो। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो कैपिटल मार्केट्स हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है तो मनी मार्केट्स हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो उसमें कैश इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। डायरेक्टली आपको अगर शेयर लेना है, शेयर ले लो, कैश दो और शेयर आ गया। बॉन्ड लेना, डिबेंचर लेना, पैसे दो और आपके पास बॉन्ड आ गया, इन्वेस्टमेंट होगी। वही डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो अपनी वैल्यू किसी और बेस से डिराइव करते हैं। इसके बारे में स्पेसिफिक लेक्चर्स आएंगे, अभी सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है ना। अगर फाइनेंशियल सर्विस की बात करें बैंकिंग के रिस्पेक्ट में, तो बैंक सर्विस जैसे एसेट बेस्ड या फी बेस्ड। एसेट बेस्ड का क्या मतलब है? बैंक आपको लोन दे रहा है तो बैंक के लिए तो वो असेट है ना। बैंक आपको लोन दे रहा है, बैंक के लिए वो असेट है। अगर बैंक आपका डीडी वगैरह बना रहा है, कुछ गारंटी वगैरह दे रहा है, तो उसमें वो आपसे फीस वगैरह ले लेगा। ठीक है ना। अब इस फाइनेंशियल सिस्टम के सही वर्किंग के लिए बड़े सारे रेगुलेटर्स बनाए गए। अगर सुप्रीम रेगुलेटर की बात करें तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सरकार ही है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब उसने क्या बोला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कि यार देखो, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर अलग अलग टाइप की एंटिटीज काम कर रही है। बैंक काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी काम कर रही है, इंश्योरेंस वाली कंपनी काम कर रही है, जो पेंशन रिलेटेड कंपनीज है वो काम कर रही है।
तो हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं सबके लिए एक अलग अलग इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बना देते हैं। बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर वो रेगुलेट करता है। बात करें इन्वेस्टमेंट की, जो आपकी लिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस सेक्टर में IRDAI। और वही पेंशन फंड की बात करें, पेंशन रिलेटेड क्या कहते हैं रेगुलेटरी नॉर्म्स की बात करें, तो वो कौन ध्यान रखता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PFRDA। अब एक फिफ्थ रेगुलेटर है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। जो एक सेक्टर बनाया गया, एक एरिया बनाया गया जिसके अंदर नॉन रेजिडेंट आके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं, एक मार्केट प्रोवाइड करेगी। अब नॉन रेजिडेंट मतलब बाहर के लोगों के लिए बनाया गया ये, तो बोला जी आपको अलग अलग रेगुलेटर से डील करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए हम एक ही रेगुलेटर बना रहे हैं। ये सारा के सारा जो काम है ना, RBI, सेबी, IRDAI, PFRDA, आपके लिए सिर्फ बाहर वाले लोगों के लिए हम सिर्फ एक रेगुलेटर बना रहे हैं जो ये चारों रेगुलेटर का काम मिलकर करेगा, ठीक है ना। तो हमारे लिए इतना नहीं है, बट ठीक है, जो बाहर के लिए मार्केट बनाएगी इंपॉर्टेंट है ना, इंडिया को एक फाइनेंशियल हब बनाना है, तो इसलिए ये क्रिएट करेगी IFSC, ठीक है ना सर। अभी तक हमें समझ में आ रहा है कि हमारा जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कहीं ना कहीं बैंक से रिलेटेड है। हमारा जो रेगुलेटर होने वाला है वो होने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करेक्ट, ये अभी बात तो सही है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर बात करेंगे तो इसमें बैंक्स आते हैं, नॉन बैंक्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट आते हैं, इंश्योरेंस आते हैं, पेंशन फंड आते हैं। बैंक्स की बात करें तो स्केड्यूल्ड बैंक होते हैं। स्केड्यूल्ड बैंक का मतलब क्या है, जो रिजर्व बैंक की स्केड्यूल 2 के अंदर लिस्ट कर दिया गया, भाई हाँ जी ये स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है, तो उसको स्केड्यूल बैंक बोला जाता है। अगर स्केड्यूल 2 में अगर लिस्टेड नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट में, तो वो एक नॉन स्केड्यूल बैंक है। ऐसे अगर नॉन बैंक की बात करें तो इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बैंक का काम अगर बात करें तो वो डिमांड डिपॉजिट्स लेके पैसे को लोन दे सकता है ना, पैसा ले सकता है और फिर आगे लोन देगा। अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इसके अंदर डिमांड डिपॉजिट्स लेना अलाउड नहीं है। सर ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बनाना क्यों इंपॉर्टेंट था, जी सबसे पहली बात, गवर्नमेंट को रीच बढ़ानी है पैसे की, जी पैसा अवेलेबल रहे ना लोगों के पास। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी एक एफिशिएंट वे है पैसे के फ्लो को बढ़ाने का, ठीक है ना। बैंक्स तो काम कर ही रहे, बोले जी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बनाओ, थोड़ा सा फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सर्विसेज पहुंचेगी फाइनेंशियल, इसलिए बनाया जाता है इनको, ठीक है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, और फिर उसके अंदर सेकंड पार्ट आया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बोला जी हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ये वाले बना रहे हैं इनका फोकस पैसा कमाने का नहीं है, इनका फोकस डेवलपमेंट के ऊपर है। DFI, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब गवर्नमेंट ने अलग अलग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए, जिसके अंदर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई करा, जी ये तो क्या कहते हैं सेक्टर स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के लिए है, और उनको क्लासिफाई कर दिया गया ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। तो ये अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आई होप आपको पता होगा। स्पेसिफिक क्या बताऊं, इन्वेस्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आते रहती है, इंश्योरेंस की आपकी LIC वगैरह होगी, पेंशन फंड की बात करें तो अटल पेंशन योजना वगैरह बड़ी सारी और भी योजना वगैरह आती है, NPS है, तो उसके अंदर आपका क्या कहते हैं PFRD रेगुलेट करता है। चलो बात आगे बढ़ाते हैं। सर अभी हमें लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या इसका रिलेवेंस है। अगर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इसके अंदर देखो, डेवलपमेंट का काम तो आपका IDBI जो पहले बनाए गए, IFSCI, नाबार्ड, सिडबी, NHB, मुद्रा, ये सारे के सारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। LIC जो बनाया गया था गवर्नमेंट के फॉर्म में, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाएगी, ये सारे के सारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं, गवर्नमेंट जिसमें पैसा लगाती है कि हाँ जी आप काम करो। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड होगी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन होगी। अब इसके अंदर सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई करा और उनको एक दर्जा दिया गया कि ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। सर ऐसा क्यों करा गया, देखो हमने अभी पढ़ा था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को RBI रेगुलेट करता है, और RBI ने रेगुलेशन बनाई और रेगुलेशन सब पे लगा दी। बैंक्स के लिए अलग रेगुलेशन बना दी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए अलग रेगुलेशन बना के, देखना पड़ेगा ना, देखो ज्यादा रिस्की बैंक का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो थोड़े से स्ट्रिक्टर नॉर्म्स होंगे, तो बनाओ जी रेगुलेशन बनाई और लगा दी गई। वहीं अगर बात करें डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो उसके रिस्पेक्ट में भी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसकी जो गाइडलाइंस थी वो फॉलो करी जा रही थी। अब क्या कहते हैं RBI ने बोला कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो हमारे क्या कहते हैं कंट्री के डेवलपमेंट में एक पिविटल रोल प्ले कर रहे हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करके उनको ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला जाएगा, और उनके लिए स्पेसिफिक रेगुलेशन आएंगे। देखो जी डेवलपमेंट का काम कर रहा है पूरे इंडिया के लेवल पे,
तो कहीं ना कहीं रेगुलेशन को स्ट्रिक्ट करना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं उसको लीन करना पड़ सकता है, ताकि ये डेवलपमेंट का काम अच्छे से कर सके। इसीलिए इन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से 5 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई करा। अगर बात करें, NABFID इज वन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सबसे लेटेस्ट एडिशन है। इससे पहले होता था नाबार्ड, सिडबी, एग्जिम बैंक, NHB, और फिफ्थ जो नया नया आया वो है NABFID। अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या हो जाता है, जो इनके स्पेसिफिक रेगुलेशन है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, इसका तो एग्जामिनेशन है। अब अगर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्पेसिफिक रेगुलेशन है, तो आपके एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, पहले आप खुद सोचो। जी सर, वो एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर आपको NABFID के रिस्पेक्ट में बोलूं, लेटेस्ट एडिशन है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। NABFID का एक्ट बना 2021 के अंदर, जिसके अंदर प्रेसिडेंट ने उसको असेंट करा ना, हाँ इसको बनाएंगे हम। ये स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग और उसके डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। आगे जाके देखते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी पैसा चाहिए, इसमें डेवलपमेंट काफी चाहिए, इंडिया जितना ग्रो कर रहा है उसके हिसाब से। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करें, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका रेगुलेटर है। अब इसके अंदर जो लेटेस्ट रेगुलेशन आई, जो लेटेस्ट डायरेक्शन आई है, वो आई है 21 सितंबर 23 की, जिसके अंदर बोला गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑन बेसल 3 कैपिटल फ्रेमवर्क, एक्सपोजर नॉर्म, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिसोर्स रेजिंग नॉर्म्स, ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के स्पेसिफिक आपकी डायरेक्शन आई है। सर, क्या हमें ये वाली डायरेक्शन पढ़नी है? तो आंसर है कि आपको ये डायरेक्शन नहीं पढ़नी, क्योंकि ये डायरेक्शन एप्लीकेबल होगी 1 अप्रैल 24 से। आज के दिन पे ये डायरेक्शंस तो आ गई हैं, बट अभी अप्लाई नहीं करी है। सर, ये तो दिक्कत वाली बात होगी। जी, दिक्कत वाली बात तो नहीं है। देखो, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पहले भी रेगुलेट करा जा रहा था ना, बट पहले उसके अलग अलग सर्कुलर्स के फॉर्म में उसको रेगुलेट कर रहे थे, जिसको कंसोलिडेट करके अब एक इंडिविजुअल एक ही डायरेक्शन में उसको क्या कहते हैं, रेगुलेट करेंगे आगे जाके 1 अप्रैल से। बट अभी के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट मास्टर सर्कुलर को रेफर करना पड़ेगा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रेगुलेशन को समझने के लिए कि RBI कैसे रेगुलेट करता है। आपको अगर आप इन डिटेल लेक्चर्स में जाएंगे, इन डिटेल सर्कुलर्स में जाएंगे, तो वो काफी डीप हो जाएगा। आपको इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट को ही आइडेंटिफाई करना और उसको पढ़ना है, अगर आप खुद पढ़ने वाले हैं। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं तो आपको बताऊंगा ना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उसमें क्या कहते हैं हाईलाइट करके दूंगा, साथ में MCQs वगैरह जो भी हमारा पढ़ाने का क्या कहते हैं तरीका है, वो आपको पता ही होगा, यूट्यूब पे आपने लेक्चर्स देखे होंगे। अब मैं इसके अंदर स्पेसिफिक आपको बताता हूँ आपको क्या पढ़ना है। ये आपके लिए डायरेक्शन रेलिवेंट नहीं है। आप जो भी इसमें से पढ़ रहे हो, अगर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, आप MBA इन फाइनेंस, PGDM जिसमें आपने फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन ले रखा है, CA, CMA, CFA हो, तो आपको ये एग्जाम देना चाहिए। अब एग्जाम देने के अंदर जो मोस्ट डिफिकल्ट या इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो उसकी प्रिपरेशन ही होती है। इसकी प्रिपरेशन के रिस्पेक्ट में आप एश्योर्ड रहना कि जो आपको कंटेंट मिलने वाला है वो नेक्स्ट लेवल का कंटेंट मिलने वाला है, जिसके अंदर अगर आज के दिन पे आपको जीरो नॉलेज है बैंकिंग की, तो इस कोर्स के खत्म होने तक 60-70 आवर्स के लेक्चर में आपको बैंकिंग की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है ना? चलो सर, फालतू की बात नहीं करनी, आप ऐसे हवाई वाली बातें मत करो, बताओ क्या पढ़ना है। अगर मैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो आपको ये स्पेसिफिक बातें समझनी है। प्रूडेंशियल नॉर्म फॉर क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन, ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इसमें बात करूं तो जैसे नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट वगैरह होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट वगैरह करी जा सकती है, क्लासिफिकेशन क्या इन्वेस्टमेंट की, हेल्ड टू मेच्योरिटी वाली इन्वेस्टमेंट वगैरह अलग अलग टाइप है, पता होना चाहिए। ऐसे ही रिसोर्स रेजिंग के बारे में बात करूं, तो इसकी भी नॉर्म्स है कि मिनिमम कितना आप किस फॉर्म में रिसोर्स को पैसा रेज कर सकते हो। आप कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हो, उसके अंदर भी स्पेसिफिक लिमिट्स वगैरह दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बात करें एक्सपोजर नॉर्म के लिए, पैसा देने की बात आ रही है, तो पैसा देने के अंदर क्या क्या लिमिट्स लगा रखे हैं, कितना परसेंटेज तक एक ग्रुप में पैसा लग सकता है, एक सिंगल बोरोर को दिया जा सकता है, और भी बड़ी सारी बातें। तो ये आपके लिए ये तीन बातें तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फ्रेमवर्क को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये लिमिटेड नहीं है यहाँ तक। आप समझ रहे हो कि मैं 3 सर्कुलर पढ़ के एग्जाम दे के आ जाऊं? जी, अगर आप ये पढ़ोगे, आप अगर इसको समझना है, आपको कैसे कैपिटल फ्रेमवर्क को अगर आपको समझना है, तो आपको बेसल की क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको अलग अलग क्या कहते हैं इनकम की रिकॉग्निशन क्लासिफिकेशन की क्लैरिटी होनी चाहिए, तब जाके आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्पेसिफिक रेगुलेशन को समझ पाओगे।
तो इन बात पे आने के लिए आपको एक बेस बनाना पड़ेगा। वो बेस की क्लैरिटी होगी तब जाके आप ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे समझ पाओगे। तो मैं आपको अभी इधर मतलब ज्यादा आपको ये बोलना नहीं आ रहा कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, बट सिलेबस कम भी नहीं है। 60-70 आवर्स के लेक्चर लगेंगे, तब जाके आप एक अच्छी पोजीशन में आएंगे इस एग्जामिनेशन को एक अच्छे लेवल पे देने के लिए, ठीक है ना। अगर आपको कोई डाउट वगैरह आता है तो आप मेरी एप्लीकेशन पे इस कोर्स के स्पेसिफिक मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये वाला एग्जामिनेशन काफी कम टाइम में कंडक्ट होने वाला है। 28 नवंबर की इसकी जो लास्ट प्रिंट करने की डेट है, अगर आपने देखा होगा इसके क्या कहते हैं एप्लीकेशन फाइल करने में, तो वहां पे लिखा हुआ है आईबीपीएस की वेबसाइट में कि लास्ट दिन जब आप अपना रजिस्ट्रेशन को डाउनलोड कर सकते हो, तो वो है 28 नवंबर। तो होपफुली मतलब एक्सपेक्टेड है कि आपका एग्जामिनेशन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में कभी ना कभी हो जाए। तो टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए जो नेक्स्ट 1 मंथ है वो NABFID के लिए ही फोकस करके रखा हुआ है, उन्हीं स्टूडेंट्स पे फोकस करके रखा हुआ है। अगर आपको इसके रिस्पेक्ट में कुछ पूछना है तो आप मेरे एप्लीकेशन पे आके मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल सकते हैं। और भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। चलो, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।